नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी जो 26 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट, उसके मैथ के सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि जो आप पेपर में कैसे सोल्व करें और आपको पूरी तरह समझ में भी आए। तो इस तरह से मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 120 मीटर और 180 मीटर दो रेलगाड़ियाँ हैं। पहले की स्पीड है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने के लिए गए समय की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, जब भी एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो उनकी जो गति है वो एक साथ जुड़ जाती है, चाल जो उनकी एक साथ जुड़ जाती है। तो हमें समय निकालना है। समय निकालने का क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? 120 और 180 यानी कि 300, दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, बटे चाल 34 किलोमीटर और 32 किलोमीटर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, अब ये जो था मीटर में था और नीचे हमारा किस में? किलोमीटर में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है? 5/18 से हम इसको गुणा करते हैं। तो 5 और बटे में 18 यहाँ लिखूँगा। अब यहाँ लिखने के बजाय मैं इसको, क्या चला जाएगा मेरा? ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 18। ठीक है, अब देखो जितना मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी से मेरे को अंदाज़ा लग गया कि इसका डी वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि 11 6 की 66, 66 जो है वो 11 और 6 से कटता है और ऊपर कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 11 से कट रहा है, यानी कि आपके नीचे जो है 11 बचेगा। सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, 6 से काटोगे तो 11 और 6 18। ठीक है, आ गया। अब 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 6 30 और 0 यानी कि ये 60 आ गया और ये 3, तो 6 18 ऊपर 180/11। ठीक है, अभी देखो आपको कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि चाल का समय, चाल का फार्मूला क्या होगा, समय का क्या होगा, दूरी का क्या होगा। तो मैं आपको इसकी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब देखो चाल को हम किस में लिखते हैं? किलोमीटर बटे आवर या मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। किलोमीटर किसको दर्शाता है? दूरी को। और आवर किसको दर्शाता है? समय को। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान करना है, किलोमीटर प्रति घंटा ध्यान करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, दूरी, समय और चाल। तो जब दो चीज़ इधर आ गई तो बच गई क्या? चाल बच गई, यानी कि ये किसका फार्मूला हो गया? चाल का। अब जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। आपको समय निकालना है तो समय इधर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। ठीक है, दूरी निकालनी हो तो चाल और समय का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे किलोमीटर प्रति घंटे से ध्यान रखोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, ना आपको कन्फ्यूज होगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। रुपये 1350 की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्र धन समान दर पर 7 वर्ष के अनुसार सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्र धन के बराबर हो। ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। कमल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा और उसके बाद जो है आप इसको, ये कैसे मैंने निकाला वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऊपर तो लिखना है सौ में जो भी रेट दिया हुआ 8%, 100 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, और बटे में क्या करोगे? 100 करोगे। क्या करोगे? 100। और ये रेशियो आएगा जिसमें ऊपर वाला कमल जो पहले वाला है उसका हिस्सा होगा और नीचे वाला जो दूसरे वाला है उसका हिस्सा होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला, और अब यहाँ 5 वर्ष था और ये 7 वर्ष था, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? 2। उतनी घात लग जाएगी यहाँ। ये इनका रेशियो आएगा कमल का और सुनीता का। अब देखो 108 और 100 कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से काटोगे तो 27 और ये कितना हो जाएगा? 25। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 और 25 का कितना होता है? 625। ठीक है, अब ये देखो इस रेशियो में ये बटेंगे। और अब किसका पूछा है? कमल। तो कमल का क्या है? ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है। तो 729 गुणा, ये पता ही हम कैसे करते थे, 13,540। ठीक है,
और 625 और 729 को आप जोड़ोगे तो जोड़ के देखो कितना आएगा। 9 और 5 14, असल पाई 1, 2 दूनी 4, 1 5, 7 और 6 13। ठीक है, तो 1354, ये 10 आ गया और ये इसके आगे 0 लग गया। बस ये आपको आंसर है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको काटने का वो नहीं किया है, वो सिर्फ इसीलिए नहीं किया है ताकि आप भी पेपर में ना काटो, उससे आपका टाइम बचेगा। अब मैं बताता हूँ ये मैंने निकाला कैसे। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि मिश्रधन क्या कर रहा है, दोनों का समान है, बराबर है, लिखा हुआ है। अब मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है, 5 पावर है तो मैं 5 लिख दिया। अब मैं पहले वाले का मूलधन x मान लूँ या p मान लेते हैं हम। दूसरे वाले का मूलधन क्या होगा, क्या मान लें, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला लगेगा, 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरे को रेशियो मिल जाएगा। तो p बटे क्यू जो है मैं इधर ले आऊँगा, p बटे क्यू, और ये क्या बनेगा, 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 7, और ये किससे भाग होगा, 1 प्लस आर बटे 100 और पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अब देखो आपको पता है a की पावर m बटे a की पावर n, इसका क्या फार्मूला होता है, a की पावर m माइनस n। तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, यानी नीचे वाला कट जाएगा। अब आपके ध्यान हो मैंने क्या बताया था। अब देखो जब आप इसको, अब यहाँ तक आप ध्यान से देखो क्योंकि मैं कट करूँगा तो ये सारा मिट जाएगा। p बटे क्यू क्या आया, p बटे क्यू इजकल टू 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर। अब देखो इसको जब आप एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, तो ये भी 100 प्लस आर और पावर 2। तो मैंने ये बताया था 100 में आप जो भी दिया गया है वो प्रतिशत आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, और बटे 100, तो इस तरह से आपका ये जो समय निकल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दी। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इसमें जो 50,000 दिया है इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें किस में पूछा है आपसे, प्रतिशत में पूछा है। किस में पूछा है, प्रतिशत में। ठीक है, तो अभी हम ये करेंगे, 1 मिनट आप वेट कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी देखो आप यहाँ जो क्रय मूल्य में मान लेता हूँ 100 रुपये, तो इसने कितना रुपए इस पे अंकित किया, 20% बढ़ा के, यानी कि 120 रुपये अंकित कर दिया। अब क्या कह रहा है, 120 रुपये जो अंकित किया ना, उस पर कह रहा है कि मैं 15% की छूट दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप कपड़ा लेने जा रहे हो, आपको दिखा दिया कि भाई 120 रुपये लिखा हुआ है, 15% छूट है, दिवाली की सेल लगी हुई है, तो उसने 15% छूट दे दी। तो कैसे निकालोगे, 15 बटे 100, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 छक्के 18, यानी कि 18 रुपये की छूट दे दी। किस में से, 120 रुपये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने कितने में खरीद लिया, 102 रुपये में खरीद लिया, यानी 100 रुपये की जो चीज़ थी वो 102 रुपये में उसने आपको बेची। तो उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2 रुपये का। और क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य था 100 था, तो इस पर क्या हो गया, 2% इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं आपको इजी बता रहा हूँ, आप करोगे ऐसे ही। ठीक है, अब मैं भी इसको देखो मैं सोल्व भी करके लिख देता हूँ, जैसे आप करोगे वैसे करोगे, लेकिन मेरा करने का तरीका अलग है, आपका अलग है। 115 बटे 80 और गुणा 340। ठीक है, आप भी इसको ऐसे करोगे, मैं भी इसको ऐसे करूँगा। अब देखो, अब ये काटेंगे, क्या आएगा, इसको काटो, 2 से काटोगे तो 0 से 0 कट गया,
4 और 17। ठीक है, अब देखो पहले चलो इसी को सोल्व करके मैं बताता हूँ। 115 गुणा, अब देखो क्योंकि गुणा होना है और ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आप इसको पूरे को गुणा ना करके गुणा 17/4 लिख लो। ठीक है, क्योंकि इससे आपका इजी होगा गुणा। अब 17 को इसको क्या लिखोगे आप, 4 सही 1/4 लिख सकते हो, या 4 गुणा 1/4, 4 सही 1/4 लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि पहले तो इसको पूरा गुणा कर लो, इसका पूरा गुणा करो, क्या आएगा 15 चौकी 60 और 4, तो ये कितना आ गया 460। अब 115 का 1/4 निकालना है, क्या निकालना है 1/4। ठीक है, अब निकालो, 4 तिया 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बच गया 5, 4 8 32। अब देखो सब में है ना, इनमें डिफरेंस है, आगे पॉइंट निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं जोड़ोगे आप, 8 8 और 4, 488। पॉइंट आगे जो भी आएगा निकालने जाना ही नहीं है, ये इसका ए जो है वो सही ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये मैं कैसे लिखता हूँ और आप कैसे लिखते हो। अभी देखो क्या कह रहा है, वस्तु यहाँ रेट जो भी दिया हुआ है उसको कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ लिखा जाएगा। बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% हानि का जो अर्थ क्या होता है कि भाई यदि इसने ये वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, मान लो है ना, मैं दुकानदार हूँ और मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो ख़राब हो गई है ना, तो मैं कह रहा हूँ भाई 20% इस पर मैं लॉस खा जाऊँगा, हानि पे, यानी आपको मैं कितने पे बेच दूँगा, 80 के ऊपर बेच दूँगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरे को 15% यदि लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना होगा। अब 100 रुपये की यदि मैंने खरीदी थी तो 15% का लाभ कमाना होगा, तो कितने में मैं बेचूंगा 115 में। पहले मैंने कितने में बेची 80 में, अब मैं कितने पे बेचना चाह रहा हूँ 115 पे। ठीक है, तो बस इसी से आपको सोल्व करना है। पहले मैंने बेची थी 80 पे, तो मेरे को कितने में बेचनी चाहिए 115 पे, 1 के लिए बटे 80। ठीक है, तो ये क्योंकि 1 के लिए हमेशा निकलेगा तो बेचनी चाहिए वो इधर आएगा, तो बटे 80 लिख दिया मैंने और गुणा 340। ये मैंने बता दिया आपको कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु को 14 सही 1/4 और 10 सही 1/2 प्रतिशत की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्यों का अंतर 48 है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखो पहले अंकित मूल्य निकलेगा इसका और उसके बाद क्रय मूल्य। अब देखो छूट जो होती है ना वो हमेशा किस पे होती है, अंकित मूल्य, मतलब जो अंकित मूल्य बोलते हैं, जो भी आप चीज़ खरीदते हो, आप जींस पैंट खरीद रहे हो, ठीक है, या कुछ भी खरीद रहे हो, उसके ऊपर जो पर्ची लगी हुई है उसके ऊपर जो मूल्य लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य होता है। अभी ये देखो 1/2 लिख दे, 3/4 लिख दे, यदि ये बराबर है ना तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको सीधा सा सीधा इन दोनों का अंतर निकालना है। अब 1/2 और 1/2 कट जाएगा, 14 और 10, इसका अंतर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अब क्योंकि ये प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100। ठीक है ना, यदि अंतर 4 है विक्रय मूल्य का, तो मेरा अंकित मूल्य कितना है 100, और मेरे को ये दे रखा है 48। तो 1 के लिए क्या करेंगे हम बटे 4 और 48 के लिए गुणा 48। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी अंकित मूल्य मेरा कितना आ गया 1200 आ गया। ठीक है, अब दूसरी पे पूछो, इसने क्रय मूल्य पूछा है। अब क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब यह मान के चलो, यदि मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 125। अब देखो मेरे को पता चल गया 125 यदि अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100। 125 यदि अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100, और 1 होगा तो बटे 125, और 1200 होगा तो गुणा 1200। ठीक है, अब इसको काट दो, 25 चौका 100 और 25 पंजू 125, 5 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौका 20, 240, और 24 चौकी 96, 960 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने
18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च किए और इसे 12,300 में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो देखो क्रय मूल्य कितना होगा, 1800 में खरीदा था, 2500 मरम्मत पे बेच दिया, यानी कि 20,500 रुपये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और बेच कितने पे दिया, 12,300 पे, यानी कि उसको कितने की हानि होगी, ये 200 और ये 8, यानी कि 8200 की इसको क्या होगी, हानि होगी। और 8200 किसके ऊपर हुई है, 20,500 पे। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए मैं क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कट गई। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 का 20 और 5 एकम 5, और इसको काटूंगा तो 20 पंजू 100। ठीक है, और 41 दूनी 82। ठीक है, क्या आ गया, 41 दूनी 2। अब मेरे को आगे काटने की कुछ जरूरत ही नहीं है, 2 यहाँ आ गया, और ये 20, 20 दूनी 40, तो 40% इसको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ये सवाल हो गया। अभी अगले पे चलते हैं। देखो इसमें जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ऑफ का होता है, कि वो भाग के साथ ऑफ दिया होता है ना, तो बस यही होता है जो गलती करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, इसको आप सही से सोल्व कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी जो है ना, ये 6 भाग में है, 6 भाग में 8 है। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ, फिर इसको सोल्व कर देंगे। 7 भाग में 14 ऑफ 4, और 7 भाग में 14 गुणा 4 है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 7 गुणा, ये सॉरी भाग में 14 चौके 14, 14 तीन 42, 14 चौकी 56। ठीक है, क्या आ गया, 56 आ गया। और इसको कैसे करोगे, 7 पहले बटे 14 और फिर गुणा 4। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, 2 और 2 दूनी 4, इसका मूल्य क्या है, 2, और इसका क्या आएगा, 7 बटे 56, यानी कि 1 बटे 8। ठीक है, तो अब बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होगे, ये आपके क्लियर हो गया तो आपका प्रश्न सही आएगा, नहीं तो ये प्रश्न सही नहीं आएगा। बस आप ये देखना है, भाग और ऑफ एक जगह आ जाए, एक स्थान पे आ जाए, तो आपको वहीं पे ही चौकन्ना हो जाना है कि यहाँ गलती होने के चांस रहेंगे। ठीक है ना, तो अभी इसको सोल्व करते हैं हम। अब देखो इसके ना 2-3 पार्ट बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो उसको अलग अलग सोल्व कर लो आप। पहला पार्ट ये बन जाएगा, इसको सोल्व कर लो। फिर दूसरा पार्ट आपका यहाँ तक बन जाएगा, और तीसरा पार्ट जो है वो यहाँ तक बन जाएगा। जहाँ भी आपको गुणा भाग ऑफ के बाद प्लस माइनस दिख जाए या ब्रैकेट के बाद, वहीं से उसके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। तो पूरे को एक साथ सोल्व ना करते हुए छोटे छोटे पार्ट को सोल्व कर लो, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब मैं पहले पार्ट को सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा, 2 गुणा 7 बटे, अब देखो ये 14 और 4 पूरा बटे में है, तो 14 और गुणा 4। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या आ गया, 1 बटे 4 आ गया। ठीक है, अभी दूसरे वाले पार्ट को सोल्व करो। इस 2 को भी अलग रहने दो, ये 2 इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, माइनस यहाँ है 5 बटे 4 गुणा, अब ये देखो 11 में से जब 9 गए तो 2 बचेंगे और माइनस के बचेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2, तो 2 दूनी 4, यानी 5 बटे 2, तो प्लस क्या आ जाएगा, 5 बटे 2, और प्लस का 2 है उसको ऐसे कैसे रख दो। अब इसको सोल्व कर लो, माइनस कैसे करोगे, 2 गुणा 6, अब भाग में 8 ऑफ 3 है, यानी कि पूरा नीचे लिखा जाएगा, 8 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या बच गया, 1 बटे 2, ये बच गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 का 1, 5 दूनी 10 प्लस 2 दूनी नहीं 4 दूनी 8 और माइनस 2। ठीक है, 10 और 8 एक 18 और एक 19, 19 में से 2 गए तो 17, 17 बटे 4। अब इसको भाग दे दो, तो
ये सी वाला आंसर आ जाएगा, 4 चौके 16 और 1/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और परिमाप क्या होता है, जैसे ये वर्ग है तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो, तो आप यहाँ से जो पूरी दूरी तय करके यहाँ जब आ जाओगे इसी पॉइंट के ऊपर जहाँ से आप चले थे, तो जितनी दूरी आपने तय की उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का 4a होता है। a क्या होता है, एक भुजा की लंबाई होती है। तो 4a क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो a कितना हो गया मेरा, यानी कि 16 आ गया। a क्या हो गया, 16। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारा हो गया। अब कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो मेरी वर्ग का कितना आया था, 16 आया था, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। अब क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल जो वर्ग का क्षेत्रफल है उससे 16 कम है, इसमें से 16 में घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 240। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो मेरा कितना आ गया, 240। आयत क्या होती हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत बोलते हैं। उसमें दो भुजा होती हैं ए और बी, तो इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वो तो होता है ए गुणा बी, और जो परिमाप होता है उसका होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ा और जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा इसका परिमाप जो है वो कितना आ गया, 240 है। अब एक भुजा मेरे को 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आयत का परिमाप याद करना, एक जो है 20 है तो दूसरी कितनी होगी, 20 से भाग कर देंगे यानी कि 12। तो एक भुजा 24 थी और दूसरी भुजा नहीं, एक भुजा 20 थी सॉरी, और दूसरी भुजा कितनी आ गई, 12। तो 20 और 12 कितना हो गया, 32। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, परिमाप, तो 32 दूनी 64, इसका ये आंसर आ गया है। अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है P इजकल टू ए बी सी और ए सी। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो ऑप्शन से इसको क्या करते हैं कि क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक जब भी हम निकालते हैं ना, तो जो ये तीन चीज़ें दी हुई हैं तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो निकालते हैं। तो तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए और सी है। ठीक है, क्या है, ए गुणा सी, ये लिख दिया पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे ए है, ए के तीनों पावर तीनों जगह देखेंगे, यहाँ ए की पावर 15 है, यहाँ ए की पावर 8 है और यहाँ ए की पावर 3 है। तो जब भी महत्तम निकालना हो तो जो सबसे कम पावर होती है वो लेते हैं, सबसे कम जो घात होती है वो लेते हैं। तो ए की कितनी है सबसे कम, 3। ठीक है, तो आपका ए की 3 आ गया और ए की 3 एक में आंसर है, तो ए यही आपका टिक हो जाएगा। क्या होता है इसमें ना, आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं जिसमें टाइम लगता ही लगता है आपका, और कुछ में जो है आपको थोड़ा सा करते ही उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप चाहो तो सी का समझने के लिए निकाल सकते हो। यहाँ सी की 23 है, यहाँ 5 है और यहाँ 11 है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 5। अब बी क्यों नहीं आया, क्योंकि बी जो है वो आर में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए वो महत्तम समापवर्तक में नहीं होगा। और इसी का यदि लघुत्तम निकालना होता तो कैसे निकालते। ठीक है, तो लघुत्तम क्या होता कि पहले जो भी गुणनखंड पहले वाले में दिए हैं वो ऐसे कैसे रख दो आप, ए गुणा बी गुणा सी। अब उसके बाद देखो जो दूसरा और तीसरा है उसमें कोई और भी गुणनखंड है जो इसमें नहीं आए, यदि है तो वो रख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। दोबारा क्या करते हैं, इसमें जो बड़ी से बड़ी पावर होते हैं वो लेते हैं। अब ए की बड़ी पावर कितनी है, 3 है, 8 है, 15 है, तो 15। बी की 5, 9, 9, और सी की 11, 5 और 23, 23। इसमें लघुत्तम पूछ लेता तो क्या आंसर हो जाता, हमारा बी आंसर हो जाता। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
अभी क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी है। जब भी ऐसे पहली दूसरी तीसरी ऐसे जब पूछे ना, तो आप ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें लग जाता है और वो निकाल लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी, यानी कि दूसरी यदि 1 होगी तो ये कितनी होगी, 3 होगी। आगे क्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। ठीक है, आधा है ना, तो तीसरी को ऐसे मानो जो 2 से कट जाए, 1/3 होता तो 3 मान लेते। ठीक है, अब क्योंकि तो ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कॉमन है, इसको बराबर बनाना होता है और ये पहले बराबर है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1:2। अब क्या कह रहा है, संख्याओं का औसत 60 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि औसत है और 3 संख्या है, तो 60 को 3 से गुणा कर दिया, 180। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो तीसरी के लिए तीसरी संख्या कितनी है, 2 है, तो गुणा 2 और बटे इनका जोड़, जोड़ कितना है, 6, 3 2 5 और 1 6, 6 से काटोगे कितना आएगा, 6 3 18 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे तक चलती है और उसके बाद स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले 5 घंटे चली, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, यानी कि 350 किलोमीटर उसने तय कर दिए। आगे क्या थी, 66 किलोमीटर प्रति घंटे चली और 3 घंटे चली, तो गुणा करके रख दो, कितना हो जाएगा, 36 18 असल पाई 1, 36 18 और 1 19, 19 किलोमीटर यहाँ चल दी। अब इनको आप जोड़ दो, 8 9 और 5 14 असल पाई 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, यानी कि बी इसका ऑप्शन आ गया है। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 265, 580 और 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है 265, 580 और 825, जब ये बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना, तो मतलब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक निकालने का जो तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ। पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया करो। अब 580 और 265 कितना होगा डिफरेंस, निकालो। 580 में से ये घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5, इधर 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 और इधर 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, ये क्या हो गया, 315। और इसका निकालो अब 825, 5 में से 0 गए तो 5, इसमें से 1 इधर ले लिया तो 12, 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, और उसके बाद 1 7, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है ना, अब देखो इसमें जो है ना, मेरा जो भी आंसर होगा वो इसी में से आएगा, यानी कि ये छोटा ही आएगा, है ना। तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड बना लो, जब भी आप बना लोगे तो उसमें से उन्हीं का आपस में गुणा मिलेगा ये। ठीक है, अब छोटे वाला क्या है, 245 है ना, तो इसको बना लो आप, बनाओ। 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और उसके बाद कितना आया, यानी कि 5 गुणा 5 चौका 20 और 5 निम 45, 49, 5 गुणा 49 आया। ठीक है, और 49 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब इसी तरह इसका 5 से काटोगे, 5 गुणा 5 6 का 30 और 5 तिया 15, इसका भी क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 9। तो 5 और 7 दोनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या आ गया, 5 7 35, इसका क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में ना आया दोबारा समझ लेना। ठीक है ना, कि इनका जो महत्तम समापवर्तक होता है, जो ये जो डिफरेंस आया है उसमें छोटी वाली लेनी होती है। ये भी चलो, ये इसका भी मैंने गलत निकाल लिया, इसका भी निकालने का कोई अर्थ नहीं था। जो भी छोटे वाला होता है ना वो लेना होता है, तो सिर्फ आपको ये लेना है 245। 245 को आप
अभाज्य गुणनखंड में बांट लोगे, ठीक है ना। अब क्योंकि 200 या तो 245 ही हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में आपका ये आ ही नहीं रहा है ना 245, तो यानी कि इससे कोई छोटे होंगे, इसी के टुकड़ों में मिलेगा वो। तो मैंने ये इसके टुकड़ों में बांट लिया। पहले 5 से किया तो 49 आया, फिर 49 का 7 गुणा 7 किया, ठीक है। और बाकी आप HCF को और ढंग से करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है पूरा, आप उसमें देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान से चलाता है और 330 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिखने में ही हार्ड लगता है। अब देखो पहले ये भूल जाओ, यहाँ 330 किलोमीटर दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। इसको समय कितना लगेगा इसमें जाने के लिए, तो इससे भाग कर दोगे आप 60 से, 330/60, ठीक है। वैसे तो आ गया 5.5 घंटे लगेंगे, तो ये 33/6, ठीक है ना। तो क्या आएगा 6 पंजू 30 और फिर 3/6 यानी कि 5 सही 1/2, तो कितने घंटे लगे 5.5 घंटे इसको लगे। अब देखो ये क्या कह रहा है 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट। अब कह रहा है 30 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि उसको कितने घंटे में पहुंचना था, 5 घंटे में पहुंचना था। कितने घंटे में पहुंचना था, 5 घंटे में। तो आपको दूरी दी हुई है, आपका समय भी आ गया। तो अब निकालो चाल क्या होनी चाहिए, 330/5 करो, 5 6 30, ठीक है। 3 बचा 0, 5 6 30, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा थी और करनी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है, यानी कि 6 किलोमीटर उसको बढ़ानी है। तो 6 किलोमीटर 60 का कितना प्रतिशत हो गया 10%, तो 10% भी जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 10% मैंने कैसे निकाला है, ये ना हिस्सा होता है कि कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो जब भी जैसे 25%, 20%, 10%, ये सीधे निकल जाते हैं। अब जैसे 60 है, 60 को आपने 10 से भाग दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। 100 को 10 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो वो 10% हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा, ठीक है। तो पहले 13 के 5 गुणज क्या होते हैं, 13 गुणज मतलब उसका एक तरह से पहाड़ा ही लिखना है 5 तक आपको। 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 × 52 और 13 × 5 65। जब भी ये विषम संख्या है, ठीक है, तो जो बीच वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, इसका औसत होता है। क्या होता है, बीच वाला हमेशा क्या होता है, औसत होता है। तो 39 आ जाएगा इसका औसत, ठीक है। और यदि यहाँ 4 दिया होता, ठीक है, तो ये होते, अब इन दोनों का जोड़ होता है और उसको 2 से भाग होता है और ये पॉइंट में आता, ठीक है। किस में आता, पॉइंट में आता। आगे चलो। 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है, तो कितने लंबे फीट में व्यक्ति की छाया 15 फीट लंबी बनेगी, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। 7 फीट है तो कितनी बन रही है 21, मेरे को 15 बनानी है, तो ये किससे गुणा हो रहा है 3 से, यानी कि 21 को 3 से आपने भाग दिया तो 7 आया, तो 15 को 3 से भाग दे दोगे क्या आ जाएगा 5, तो 5 फीट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। हो गया आपका। आगे बढ़ो। धारिता तालाब है, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दी, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, तीनों की जो लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है उसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो कर दो, 25 चौका 100 और 100 को 50 से करोगे तो 5000, ये इसका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो इन दोनों का और इन दोनों का गुणा आपस में बराबर होता है, तो क्या कर दोगे, जो चीज़ निकालनी है वो इधर रख देते हैं। x गुणा 3 यानी कि 3x इजकल टू 45
0.45 है गुणा 8, और ये यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो पॉइंट निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे 100 कर देंगे। ठीक है ना, अब काटना नहीं है 100 से, बस ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 15, और 15 8 120, और 120/100 क्या हो जाएगा 1.2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 प्राप्त किया, धनराशि क्या है। ठीक है, देखो पहले आपके फार्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद उसको मन में करना होता है। साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट दर गुणा टी टाइम समय और बटे 100। ठीक है, इसको बस ध्यान में रखना है और आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है कि इन तीनों में से जब भी कोई चीज़ निकलेगी और सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा तो 100 तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी दोनों चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट को भाग कर देंगी, है ना। तो मेरे को यहाँ क्या निकालना है, राशि निकालनी है पी। तो सिंपल इंटरेस्ट 54 27 और 100 से गुणा करूँगा तो 2 जीरो क्या आ जाएंगी आगे लग जाएंगी, और बटे टाइम और रेट 9 गुणा 6, 9 से काट दो, 9 6 54, 2 पे नहीं गया 0, 9 3 27, फिर 0 और 0। अब 6 से इसको काट दो। ठीक है, 6 से काटोगे तो 6 कम 6, यानी 1 आ गया। सी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर 0, 3 के ऊपर गया नहीं, फिर 0, 30 बन गया, 6 पंजू 30, 5 और 0, तो यही आपका बी वाला इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपये की राशि है। रोहित की राशि का 10/21 मनोज की राशि के 5/7 के बराबर हो तो रोहित के पास कितनी धनराशि है। तो इसमें भी पहले क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। रोहित के पास आर मान लेते हैं, आर का 10/21 किसके बराबर है, मनोज के 5/7 के 5/7। तो मनोज वाला एम जो इधर आएगा नीचे आ जाएगा रेशियो निकालने के लिए, और ये वाला जो है वो उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 21 था तो 21 और बटे 10। ठीक है ना, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 इनका, 3:2 इनका अनुपात आ गया। पूछ रहा है रोहित, अब रोहित का कितना है 3 गुणा 1320 और बटे 3 और 2 5। ठीक है, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 3 बचा 32, 5 6 का 30, फिर कितना बचा 2 बचा, और फिर 5 चौक 20। ठीक है ना, तो इसको अब देखो 264 पूरा गुणा करने की वो नहीं है, 3 को और 4 को गुणा कर रहे हो, 4 तिया 12, 792 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो आप फार्मूले से रट के करोगे ना, इसमें आपको गलती होने के चांस हो सकते हैं। मैं बताता हूँ समझा के आपको कैसे करना है। आपको बस ऐसे लिख देना है 60 क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोल दो कॉस्ट प्राइस सीपी इजिकल टू 40 सेलिंग प्राइस, और हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर देना है, इसके ऊपर। ठीक है, आप प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1 मानना है, हमेशा कितना मानना है 1 मानना है। 40 बेची यानी कि उसकी जो बेची है ना उसी पे लेना है। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 का 1 मानना था, तो कितना हो गया हमारा 40 हो गया। और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि 60 रुपये। 40 रुपये में खरीदी, 60 रुपये में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने का हो गया
20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपका 50% इसको प्रॉफिट हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए जिसको नहीं समझ में आगे निकाल भी सकता है, 20/40 और गुणा 100, 20 दूनी 40 और 2 से इसको करेंगे तो 50% इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलो। ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि 2060 है तो ए की हानि, यहाँ बी बच गया, बी लिखना चाहिए, बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, 2 दशमलव तक निकालना है। ठीक है, तो देखो वैसे तो बहुत हमें कठिन लग रहा है देख, लेकिन हम कराएंगे, बड़ा इजी लगेगा। अब ए की हानि कितनी है, 2060, उसका 2/3 किसके बराबर है, बी के लाभ के 5/7 के। ठीक है ना, यानी बी का मान मैं निकालूंगा तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2060 गुणा 2/3 गुणा 7/5, ये क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि बी का x प्रतिशत मान लूँ, बी का x/100 किसके बराबर होना चाहिए, ए की हानि के, यानी किसका होना चाहिए, 2060 के। अब बी का मान कितना है, बी का मान है ये, तो बी की जगह तो ये रख दूं। ठीक है, और यहाँ जगह कम पड़ रही है थोड़ी। ठीक है, अगले पेज पे करते हैं दोबारा। अभी बी का जो मान था वो कितना आया था हमारा, बी का जो मान था वो कितना आया था, 2060 गुणा 2/3 गुणा 7/5 और इसका x/100, ये किसके बराबर है, 2060 के। ठीक है, अब देखो मैंने इसको गुणा नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब भी ऐसे मानता है ना तो ये आपस में कट जाते हैं, ये 2060 और 2060 आपस में कट गया। आप इसको गुणा भाग करने में चले गए ना, कभी सोल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो x कितना आ गया, x = ये ऊपर ले जाओ, 5 तिया 15 गुणा 100 और बटे 7 दूनी 14। अब इसको इससे भाग कर दो, 14 एकम 14, 1 बच गया, 0 सफ़र लगाई, क्योंकि 2 अंकों तक लेना है ना। तो हमारा ये देखो, अब 15 ऊपर बड़ा है और 14 छोटा है, यानी कि जो भी आएगा 100 से ऊपर आएगा। 2 ऑप्शन हो रहे हैं, तो 5 अंकों तक हमें कम से कम जाना है इसमें। ठीक है ना, तो 14 एकम 14, 1 बचा, 1 0 लगाई, नहीं गया, फिर 0 लगा दी, फिर 1 0 लगाई, 14 7 98। ठीक है, 2 शेष बच गया, फिर 0 लगा दी, 14 एकम 14। ठीक है, कितना बचा, 6 बचा, फिर 0 और 14 तिया 42, 14 चौकी 56। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए और ये गुणा 100 था, तो यहाँ हमारा, यहाँ पहले पॉइंट था तो अभी ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा और ये मेरा आंसर, इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। ए एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 80% भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। शेष कार्य सी ने अकेला 6.5 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई तरीका नहीं लगाना है, बिल्कुल अपने देसी भाषा में करना है। 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, 9 गुणा 8/3, 3 तिया 9, यानी कि ए करेगा 24 दिन में। बी 80 भाग कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, यानी कि 80% 16 है। ठीक है, तो मेरे को 100 का निकालना है, कितना होगा, किसका निकालना है, 100 का। तो 16/80 मतलब 100% कितने में करेगा, 80%। 80% भाग जो है, यानी कि
x दिन में पूरा करता है, x काम है, तो 80 बटे 100 इजकल टू 16, है ना। तो ये बट ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 पंजू 80 और 5 से काटोगे तो 20, यानी बी कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन में। ए 24 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, ठीक है। ए 24 दिन और बी 20 दिन, ठीक है। टोटल काम क्या मानना है, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अपने यूनिट्स बनानी है, इनका एलसीएम, तो कितना हो गया 120 इनका एलसीएम आ गया है, ठीक है। अभी ए 24 दिन में 120 यूनिट बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 5। बी एक दिन में 20 बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 6। अब क्या कह रहा है, दोनों ने 5 दिन कार्य किया, यानी कि एक दिन में दोनों कितने बनाते हैं, 11 बनाते हैं, तो 5 दिन में कितने बना देंगे, 55। बनानी थी 120, 55 इनने बनाई, यानी कि 65 बच गई जो अभी बनानी है। अभी दोनों काम छोड़ के चले गए, अब सी आ गया और सी ने अकेला जो बचे थे, जो 65 यूनिट जो बनानी थी, वो कितने दिन में बनाई, 6.5 दिन में। तो 6.5 को क्या करेंगे, 13/2। अब मैं पूछूं एक दिन का कितना आएगा, तो क्या आएगा एक दिन का, 13/2 से भाग कर देंगे, यानी कि बटे 13 और गुणा 2, ठीक है। 13 पंजू 65 और 10, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 10 पेन बना देता है, ठीक है ना। अब आपका प्रश्न मान लो होता है कि सी पूरे काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्या आता है, पूरे काम कितना है, 120 यूनिट बनानी है, एक दिन में कितने बना रहा है, 10 यूनिट बना रहा है, तो 12, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब कह रहा है ए और सी मिलकर उसी काम को, ए एक दिन में कितने बना रहा है, 5, और सी कितना बना रहा है, 10, यानी कि 15। 15 एक दिन में बना देते हैं 15 यूनिट्स, तो 120 यूनिट्स बनानी है, कितने दिन ले लेंगे, 8 दिन ले लेंगे, 15 8 120, ठीक है। अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं, 2 सम और बच गए हमारे, ठीक है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 1080 है। तो समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें पहले तो मेरे को एक तो दर निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी, और दूसरा जो मेरा मूल राशि है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें से मैं घटाऊंगा, क्या आएगा 48.6। अभी आपको पता होगा ये क्यों होता है, क्योंकि जो 1 साल का जो साधारण ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये किसके ऊपर ब्याज है, अब देखो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 1080, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 540, यानी कि 540 के ऊपर कितना है ब्याज जो है 18.6, ठीक है ना। अब मैं यदि 100 का ये निकाल दूँ तो मेरा प्रतिशत में रेट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 540 इसके नीचे आ जाएगा और गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब ये काटो, 9 6 की 54, 9 पंजू 45, 3 और 6, ठीक है। तो 9 चौक 36, 54 और ये 5.4 आ गया, और इसमें इसको काटोगे तो 0.9 और 9 को और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 9% इसका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, रेट। अभी आप मूल राशि निकाल लो, 9% के ऊपर साधारण ब्याज कितना है 540, तो मेरे को पूरी राशि निकालनी है, ठीक है, 1 साल का। तो क्या करोगे 9 और गुणा में 100, ठीक है, 9 छक्की 54, यानी कि 6000 मेरी राशि आ गई, 9% मेरा रेट आ गया। अब ये आगे कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, बाकी इसको मैं साधारण ब्याज का बताऊँगा, जब मैं बताऊँगा भी पूरा कि ये किस तरह से आता है, कि इसमें 3 3 और 1 ये याद करना होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं,
अब देखो राशि कितनी आई थी मेरी, 6,000 रुपये। तो ये 3 है ना, तो 3 बार निकलेगा इसका। पहले 9% के ऊपर इंटरेस्ट कितना आया था, 540 आया था। अब 540 का 1 साल के लिए निकालो, किसके ऊपर, 9% के ऊपर। ठीक है, गुणा 100, इसको गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 कटी जाएगी। 9 चौक 36, 9 चौक 36, असल पाई 3, और 9 पंजू 45 और 3 48, यानी कि 48.6। अब 48.6 का निकालो 9% पे, तो 9/100 ऐसे कैसे रहेगा, गुणा कर दो, 9 छक्की 54। ठीक है, असल 5, 9 अठी 72 और 5 77, 77 के साथ असल 9 चौकी 36, 36 और 7 43। ठीक है, यहाँ 1 पॉइंट था तो यहाँ आ जाएगा, और 100 के 2 पॉइंट यहाँ लग जाएंगे, तो 4.37 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ये गुणा करना है, पहले वाला यहाँ लिख दो, दूसरे वाला यहाँ लिख दो, और तीसरे वाला यहाँ लिख दो, 2 अंकों तक ले लो, और इनको फिर गुणा करके आपस में जोड़ दो। ये करो, 4 तिया 12 असल पाई 1, 5 तिया 15 और 1 16। इसको करोगे कितना आएगा, ये पॉइंट वाला इधर आएगा, 6 तिया 18 असल पाई 1, 8 तिया 24 और 1 25 असल पाई 2, 4 तिया 12 और 2 14, और इसको करोगे तो 4.37। ठीक है, तो ये 7 और 8 और 3 11 असल पाई 1, ये तो देखो सभी में आ भी रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। 5 और 4 9, 8 3 11 असल पाई 1, 5 4 9 और 1 10 असल पाई 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 1770.17। ये इसका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। और साधारण ब्याज क्या था, 1 साल का 540 है, तो 3 साल का कितना है, 1620। तो यहाँ मैं 1620 इसमें से घटा दूंगा, तो क्या बचेगा, यहाँ तो 17,051 150.17। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से, बी की आय यदि ये 100 है तो ये कितनी है, 125। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत के लिए क्या निकालते हैं, 100। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, ये 125 है तो ये कितनी है, 100 बटे 125 और गुणा 100। ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 पंजू 100, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20, यानी कि 20 चौका 80। ठीक है, तो ये 100 की यहाँ कितने आ गया, 80, तो कितने प्रतिशत कम होगी, 20% कम होगी। कितने प्रतिशत कम होगी, 20% कम होगी। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो पेपर है ये मैंने पूरा सोल्व करा दिया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब सोल्व कराते हैं थोड़ा लंबा भी हो जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको समझा के करें, कोई भी आप रट के ना करें, क्योंकि आप रट के करेंगे तो उसमें आपको जब पेपर जब भी लेता है ना एग्जामिनर, तो वो आपका IQ चेक करता है और वहीं आप मात खा जाते हैं। ठीक है, और मेरा यही है कि ये आपके जितने भी पेपर हैं मैथ के, सारे मैं एक एक करके रोज़ जो है लेके आऊँ, आपको सोल्व कराऊँ। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।